इस किस्त का आगाज एक निहायत सादा मगर मानी खेज मंजर से होता है, जहां इस्किर पाकीज़ा के लिए पिंडी से सेकंड हैंड ब्रांडेड जूते लेकर आता है। जूते नए तो नहीं मगर मजबूत और आरामदेह हैं, क्योंकि अदालतों के चक्कर काटते काटते पाकीज़ा के पुराने जूते घुस चुके थे। ये मंजर इस बात की अलामत है कि इस्किर अपनी बहन के साथ हर कदम पर खड़ा है। तफ्तीशी अफसर के सख्त रवैये का जिक्र भी होता है, मगर पाकीज़ा जानती है कि इंसाफ की राह आसान नहीं होती। गांव में वालिद के इंतकाल, लोगों के हुजूम और तमाशे ने पहले ही खानदान को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। इसी दौरान ज़ुबैर और समन के दरमियान कशीदगी बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि ज़ुबैर अपनी पहली बीवी को घर ले आया है, जिस पर समन शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है और इसे महसूस होता है कि इसकी हैसियत कम हो रही है। दूसरी तरफ यासीन मलिक अपनी मखसूस खुद एतमादी और तकब्बुर के साथ FIA के दफ्तर में पेश होता है। वो अपने असर और रसूख, ससुराली ताल्लुकात और कारोबारी रवाबित का रोब डालने की कोशिश करता है, हत्ता कि वज़रा तक रसाई का जिक्र करता है, मगर तफ्तीशी अफसर उसके लहजे से मरूब नहीं होता। वीडियो लीक होने के मामले में यासीन एक मुलाजिम पर इल्ज़ाम डाल देता है और ख़ुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश करता है। वो तंज़िया अंदाज में इज़्ज़त, गैरत और महल्ले की जिम्मेदारी का दर्स देता है, हालांकि इसी की हरकत ने पाकीज़ा की ज़िंदगी को दागदार किया। तफ्तीशी अफसर वाज़े करता है कि चाहे फ़ोन मिले आना मिले, मुजरिम तक पहुंचा जाएगा। इस सारी गुफ्तगू में यासीन की चालाकी और मुनाफ़क़त खिलकर सामने आती है। घर के अंदर एक और महाज खुला हुआ है। इस्गिर अपने वालिद से बहस करता है, जो इसे समझाते हैं कि अदालतों और मीडिया के शोर में आखिरकार पाकीज़ा अकेली रह जाएगी। वो कहते हैं कि वकील और हिमायती वक्ती शोहरत के लिए साथ हैं, अंजाम में बदनामी ही हाथ आएगी। मगर इस्गिर बदला लेने के जज्बे से पीछे हटने को तैयार नहीं। वो चाहता है कि यासीन मुख को सरनाम हथकड़ियाँ लगे। इसी दौरान मालूम होता है कि फाराज ने अपनी बहन को इसके शौहर तारिक के घर से वापस ले आया है, क्योंकि वो इसे बांझ होने के ताने देता, दूसरी शादी की धमकी देता और ज़हनी अजियत देता था। फाराज का यह कदम बज़ाहिर जुरतमंदाना है, मगर इससे ख़ानदान में मज़ीद तनाज़ो खड़ा हो जाता है। समन और आसिम के दरमियान औरत की मजबूती पर गहरी गुफ्तगू होती है। समन कहती है कि औरतें हमेशा मजबूत रहते रहते थक चुकी हैं, ना रो सकती हैं, ना चीख सकती हैं, वरना इल्ज़ाम उन्हीं पर आता है। पाकीज़ा इस मुकदमे की क़ियादत कर रही है, मगर उसके अंदर के ज़ख्म बहुत गहरे हैं। जब इससे पूछा जाता है कि वीडियो देखने के बाद क्या हुआ, तो वो कहती है कि इसे कुछ याद नहीं, जैसे इसने वो दिन अपने जहन से मिटा दिया हो। बस एक थप्पड़ का नीला निशान याद है, जो शादी के बाद उसके गाल पर था। ये एतराफ़ उसके अंदर छपी अजियत की शिद्दत ज़ाहिर करता है। उधर फाराज एक और फैसला सुनाता है कि वो मुख छोड़कर गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने का इरादा रखता है, ताकि अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठा सके। इसे लगता है कि इसकी वजह से बहनों की जिंदगियां मुतासिर हुईं, इसलिए अब इसे कमाना होगा। इसकी दरमियानी बहन ने भी मंगेतर को वीडियो भेजकर खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो तज़हीक बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। यूं पूरा खानदान इस स्कैंडल के असरात में बिखरता दिखाई देता है। किस्त के इख्तिताम पर यासीन मुख पाकीज़ा की वालिदा आलिया के घर आकर निहायत मक्कारी से बात करता है। वो खुद को महल्ले की इज्जत का मुहाफिज जाहिर करता है और दावा करता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया। वो इस्गिर को अदालतों से बाज रखने का मशवरा देता है और बिलवास्ता धमकी भी देता है कि रातों को बाहर निकलना महफूज नहीं। इसकी बातों में तंज, धमकी और झूठी शराफत साफ झलकती है। वो कहता है कि अगर इस पर मुकदमा बने तो कम अज कम कत्ल का हो, गोया इसे अपने जुर्म का एहसास ही नहीं। यूं किस्त 13 में इंसाफ और बदले, गैरत और इज्जत, औरत की ताकत और मुआशरती दबाव सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। पाकीज़ा मजबूत दिखाई देती है, मगर अंदर से टूटी हुई है। इस्गिर इंतकाम की आग में जल रहा है, फाराज जिम्मेदारी के बोझ तले दब रहा है, समन अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और यासीन मुख अपनी चालाकी से सबको मरूब करने की कोशिश में है। कहानी इस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां फैसला सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि हर किरदार के अंदर भी होना है कि वो सच के साथ खड़ा रहता है या दबाव के आगे झुक जाता है।